हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकंड। तो आइए दोस्तों सेकंड चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? तो फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षार। दोस्तों अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल एवं क्षार। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एसिड। तो आइए अब देख लेते हैं कि एसिड जो है वो एसिड किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो एसिड है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। यानी एसिड जो है कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है बच्चों। और फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा का जो शब्द है एसिड, तो एसिड का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या मतलब होता है दोस्तों? खट्टा। इसका मतलब होता है खट्टा। यानी किसी चीज़ को हम लोग खट्टा कहते हैं दोस्तों तो एकदम से मुंह में स्वाद आ जाता है कि हाँ हम लोग ये चीज़ उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यानी कोई चीज़ जैसे कहा जाए इमली, तो एकदम से मुंह स्वाद बता देता है कि कैसी होती है? खट्टी होती है। तो दोस्तों जो चीज़ें खट्टी होती हैं क्या होती हैं? अम्ल होती हैं। बस ये इसकी पहचान है कि अगर यदि कोई चीज़ खाने में कैसी है? खट्टी है, तो वह कैसे क्या होगी? तो वो अम्ल होगी। तो दोस्तों इसकी पहचान क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है दोस्तों क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है दोस्तों क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि अम्ल में क्या खासियत होती है, कैसे हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को क्या दोस्तों क्या करते हैं? लाल में बदल देते हैं। क्या करते हैं ये नीले लिटमस को नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। लाल में बदल देते हैं। फ्रेंड्स ये लिटमस क्या होता है? अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे आप लोग सब समझते जाएंगे कि ये लिटमस क्या है। सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएंगी। फिर दोस्तों अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद में क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों ये क्या करते हैं? ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल में बदल देते हैं। उसके बाद दोस्तों पॉइंट क्या है? ये जलीय विलयन के साथ ये जलीय विलयन के साथ एच आयन देते हैं। एच आयन देते हैं। फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयन बोलते हैं। यानी H प्लस है, इसका मतलब है एच आयन इसे कहा जाता है। एच आयन देते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं? ये एसिड होते हैं। अब दोस्तों हम लोग यदि किसी चीज़ को पहचान रहे हैं तो क्या करेंगे? उसे खाएंगे। तो दोस्तों जैसे खाने में हमें स्वाद कैसा लगता है? खट्टा। तो जो जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, जैसे नींबू का रस। दोस्तों आप लोग सब लोगों ने नींबू खाया होगा। तो नींबू का जो रस है वो क्या होता है? वो भी एक एसिड है दोस्तों। उसमें भी खट्टापन होता है, तो वो एक एसिड की श्रेणी में आता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अम्ल जो है कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं और कौन कौन से दुर्बल अम्ल होते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अम्ल में कौन कौन से प्रबल होते हैं और कौन कौन से दुर्बल होते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग में देखेंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। दोस्तों प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? जैसे HCl। दोस्तों HCl ये क्या है? ये एक प्रबल अम्ल है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को दोस्तों क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? H2SO4। H2SO4 फ्रेंड्स इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में क्या होता है? HNO3। HNO3 दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल।
बच्चों ये जो चीज़ें आप लोगों को लिखाई जा रही हैं आप लोगों को लिखना है और इनको याद जरूर करना है दोस्तों। यदि आप लोग ये याद नहीं करते हैं तो जब रिएक्शन में बनाएंगे, रिएक्शन में जब ये चीज़ें बनेंगी तो आप इनका रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, इनका समीकरण नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं साथ में आप लोग लिखते चलिए और इनको मेमोराइज भी करते चलिए। यानी अगर यदि कहीं पर HCl लिखा है तो उसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। कहीं पर H2SO4 लिखा है तो वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो एक नाइट्रिक अम्ल है। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं, ये सब होते हैं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल होते हैं। सॉरी दोस्तों, प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग हेडिंग डालेंगे दुर्बल अम्ल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं। दोस्तों प्रबल तो हमने देख लिया है, अब दुर्बल अम्ल देख लेते हैं। तो दोस्तों दुर्बल अम्ल होता है CH3COOH, क्या होता है दोस्तों, CH3COOH, ये दोस्तों होता है। और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम होता है दोस्तों इसका, मेथेनोइक अम्ल लिख देते हैं यहाँ पर, मेथेनोइक अम्ल। तो बच्चों ये मेथेनोइक अम्ल है। उसके बाद में क्या होता है दुर्बल में, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। तो बच्चों ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। बच्चों ये आप लोगों को बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए कि सांद्र किसे कहते हैं और तनु किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। एक एक चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएंगी, बस आप लोग वीडियो और चैनल पर बने रहिए और जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं उनको अच्छे से नोट बनाइए और उनको रिवीजन जरूर करते रहिए बच्चों। पेपर में यदि आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं तो इनको मेमोराइज करना है और समय समय पर इनका रिवीजन अवश्य करना है। तो दोस्तों सांद्र किसे कहते हैं, जिस, क्या लिखेंगे दोस्तों, जिसमें, सांद्र में क्या होता है दोस्तों, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, और जल, और जल अल्प मात्रा में होता है। अल्प मीन्स कम, अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में होता है। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो सब कहलाते हैं सांद्र अम्ल। क्या कहलाते हैं, सांद्र की श्रेणी में आते हैं बच्चों। तो सांद्र में क्या आ जाता है, सांद्र में दोस्तों जब कोई भी अम्ल होगा यदि उसमें अम्ल ज़्यादा है और पानी कम है तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो सांद्र हो जाता है। और दोस्तों जैसे वो हम लोगों की त्वचा पर पड़ता है, यदि यदि उसमें अम्ल ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है तो त्वचा को क्या करता है, जला देता है। एसिड मीन्स दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि उसे तेजाब के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों जब उसमें क्या होता है, जब पानी की मात्रा कम होगी दोस्तों, तेजाब में अम्ल ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, त्वचा को जला देगा। और बच्चों उसी तेजाब में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा कर दी जाए और अम्ल की मात्रा कम कर दी जाए तो बच्चों क्या होता है, हाथ में गिर जाए तब भी वो चीज़ें हम लोगों के हाथ में कोई नुकसान नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैटरी में दोस्तों तेजाब भरा जाता है उसमें क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। तो बच्चों जब वो जो बैटरी में भरा जाता है तेजाब, जब वो हम लोगों के हाथ में गिर जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। बल्कि यदि ओरिजिनल जो एसिड होता है वो यदि हाथ में गिर जाए तो दोस्तों उससे क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है, वो सांद्र कहलाते हैं। ये दोस्तों हम लोगों के हाथ में गिरने पर चीज़ें, हाथ में यदि गिरेगा तो हाथ कैसा होगा, जल जाएगा, नुकसानदायक होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे। ये सांद्र दोस्तों तनु पढ़ेंगे कि तनु अम्ल क्या होते हैं। तनु अम्ल, तो तनु अम्ल की डेफिनेशन देखेंगे बच्चों। ये तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो जिसमें अल्प मात्रा में एसिड होता है और जल की मात्रा अधिक होती है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है, जल अधिक मात्रा में होता है, जल अधिक मात्रा में
होता है। तो बच्चों वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तनु अम्ल। यदि आप लोगों को कभी मौका मिले, आप अपने स्कूल में या आप अपने कॉलेज की किसी लैब में, केमिस्ट्री लैब में आप लोग जाकर देख लेना, उसमें दोस्तों जो चीज़ें भरी होती हैं उनमें इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे किसी बोतल के ऊपर लिखा होगा इस तरीके से, यानी सांद्र HCl। तो दोस्तों इस तरीके से वहाँ पर बोतल में ऐसी पर्ची चिपकी होती है, उसमें लिखा होता है सांद्र HCl। यानी ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैसा है, सांद्र है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा कम है। और दोस्तों दूसरे बोतल में आप लोगों को ऐसे लिखा मिलेगा तनु HCl। तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। ऐसा नहीं कि तनु में दूसरी चीज हो और सांद्र में दूसरी चीज हो, ऐसा नहीं है बच्चों। क्या है, बस जो सांद्र है उसमें जल की मात्रा कम है और जो तनु है उसमें जल की मात्रा अधिक है। बस हमें इतनी चीजों को समझना है कि सांद्र क्या होते हैं और तनु क्या होते हैं। तो आई होप अब बच्चों सब लोग समझ गए होंगे कि सांद्र किसे कहते हैं और तनु कैसे कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सांद्र में क्या होता है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, तो वो तनु विलयन कहलाते हैं। तो अब आइए बच्चों, आप लोगों ने देख लिया है कि अम्ल क्या होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्षार किन्हें कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, अम्ल तो हम लोगों ने देख लिया, अब आइए देख लेते हैं क्षार किसे कहते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे हम लोग क्षार। और दोस्तों क्षार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस कहते हैं क्षार को। तो आइए समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों क्या था, एसिड में क्या था, ये स्वाद में कैसे होते थे, खट्टे होते थे। तो बच्चों क्षार कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या लिखेंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। बच्चों इन चीज़ों को आप लोगों को लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोगों को, ये मत सोचिएगा कि हम इन्हें केवल आप लोगों को समझा दें और आप एग्ज़ाम तक ये सारी बातें याद रखें, तो ये एग्ज़ाम तक आप लोग सारी बातें भूल जाएंगे। इस वजह से इनको जो शॉर्ट नोट आप लोगों को बनवाए जा रहे हैं वो आप लोग ज़रूर बनाते रहिए। आप अपनी बुक में देखिएगा उठाकर, ये बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े डेफिनेशन में, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स में दिए गए होंगे और हम आप लोगों को बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से समझा रहे हैं। और इतनी चीज़ें यदि आप लोगों ने समझ ली और पेपर में अच्छे से यदि आप लोग लिख पाए, तो ये मानिए यकीन कि साइंस में आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ये क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दोस्तों आइए तुलना कर लेते हैं, अम्ल कैसे थे। अम्ल जब हम लोग खाते थे तो कैसे लगते थे, खट्टे लगते थे। तो वो क्या होते थे, उसमें अम्ल जान जाते थे। अब दोस्तों जो चीज़ें हम लोग खाते हैं कड़वे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। दोस्तों कड़वी कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि मिर्च है, मिर्च खाने पर कैसा लगता है, कड़वा लगता है, तो वो क्या है, क्षार है। और दोस्तों नींबू खाते हैं तो नींबू कैसा लगता है, खट्टा लगता है, तो वो क्या है, अम्ल है। बस ये दैनिक जीवन की चीज़ों को आप लोग एग्जाम्पल बनाकर समझिएगा और उसके बाद में जो डेफिनेशन समझाई जा रही है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं, इसकी पहचान क्या है। फ्रेंड्स दूसरी इसकी पहचान है, ये लाल लिटमस को, ये लाल लिटमस को, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। उसमें दोस्तों क्या था, वो नीले लिटमस को लाल में बदलता था तो अम्ल हो जाता था। अब ये लाल को किस में बदल रहा है, नीले में बदल रहा है, तो क्या बन रहा है, क्षार बन रहा है। बस बच्चों बस यही पहचान हम लोगों को समझनी है और सीखनी है। उसके बाद में क्या है, ये जलीय विलयन के साथ, ये जलीय विलयन के साथ, ये जलीय विलयन के साथ, ये जलीय विलयन के साथ OH आयन देते हैं। OH और ये माइनस लगा देते हैं बच्चों, इसके आयन आयन बोलते हैं। OH आयन देते हैं। तो बच्चों अब आप लोगों ने समझ लिया है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अब बच्चों उस जमाने में एक ऐसी कंडीशन थी, एक ऐसी प्रथा थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हम सब क्या करते थे, कोई भी चीज़ों के बारे में यदि हम लोगों को जानकारी करनी होती थी कि यह अम्ल है या क्षार है, तो क्या करते थे, उसे खटाक से अपने मुंह में रखते थे, चखते थे, उसके स्वाद के अकॉर्डिंग उसका वर्गीकरण कर देते थे। जो चीज़ें स्वाद में यानी खाने में खट्टी होती थी उन्हें हम लोग अम्ल मान लेते थे और जो चीज़ें खाने में कड़वी होती थी उन्हें हम लोग क्षार की श्रेणी में रख देते थे। लेकिन क्या यह विधि, जो विधि थी उस जमाने की बच्चों, क्या यह विधि उपयुक्त थी। तो बच्चों कई बार क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने इन सब चीज़ों का रिसर्च किया, उसके बाद में उन्हें एक ऐसा सुझाव मिला कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि कोई चीज़ को खाएं और उससे क्या हो, कोई व्यक्ति मर जाए, खाते हुए उस वस्तु को व्यक्ति की डेथ हो जाए, तो बच्चों अब तो खाने में और उसका परीक्षण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो उसके लिए फिर क्या किया, वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए और कुछ
दोस्तों पैमाने बनाए तो उन पैमानों के अनुसार हम लोग अम्ल और क्षार की जानकारी करने लगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आगे के जो भी क्लासें होंगी उनमें आप लोगों को बताया जाएगा कि अम्ल और क्षार की और कैसे कैसे पहचान होती है। अभी दोस्तों हम लोग पहली प्रारंभिक क्लास ले रहे हैं चैप्टर सेकंड की, तो अभी केवल हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में ही पूरी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों पीएच मान जब हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने अम्ल बता दिया लेकिन अम्ल के पीएच मान के बारे में नहीं डिस्कशन हुआ, क्षार बता दिया लेकिन क्षार के पीएच मान के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन बच्चों जैसे ही हम लोग पीएच मान पढ़ेंगे, पीएच मान में इन सब सारी चीज़ों को फिर से डिस्क्राइब किया जाएगा कि पीएच मान कितना हो तो वो अम्ल होता है और पीएच मान कितना हो तो वो क्षार होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी सारी चीज़ें हम लोग सीखते जाएंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमें अम्ल और क्षार के बारे में सीखना है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अम्ल सीख लिया है, अब क्षार देख लेते हैं। क्षार में भी हम लेकिन देख लिया है कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीले में बदल देते हैं। ये जली विलयन के साथ यदि इन्हें जल के साथ में घोला जाता है तो क्या करते हैं, OH आयन देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रबल क्षार होते हैं और कौन कौन से दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि अम्ल में कौन कौन से प्रबल थे और कौन कौन से दुर्बल थे। तो अब इसी तरीके से देख लेते हैं कि क्षार में कौन से प्रबल होते हैं और कौन से दुर्बल होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रबल क्षारक कौन कौन से होते हैं। प्रबल क्षारक, तो प्रबल क्षारक के बारे में देख लेते हैं बच्चों। जैसे प्रबल अम्ल देखे थे वैसे हम लोग प्रबल क्षार देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला कौन सा होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH। और बच्चों इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये जो आप लोगों को लिखाए जा रहे हैं आप लोग लिखते चलिए और इन्हें याद अवश्य करते चलिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये क्या है, NaOH। ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बच्चों ये क्या है, KOH। इसे क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसे, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों ये। उसके बाद देख लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। बच्चों इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं Ca और OH का होल ट्वाइस। इसे इस तरीके से बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। और बच्चों ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये जो चीज़ें आप लोगों को लिखाई जा रही हैं भैया, इन चीज़ों को आप लोगों को याद करना है और एग्जाम में यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो भैया इनको रट लो यार। बस इतना कहना है कि इन चीज़ों को आप लोग रट डालो और जैसे कोई चीज़ आए कट से समझ जाओ कि यदि कहीं पर भी NaOH लिखा है तो तुरंत से एकदम से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और यदि कहीं पर KOH लिखा है तो इसका मतलब है कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चों इनको रट डालो एकदम से। उसके बाद में जैसे अभिक्रियाएं कराई जाएंगी अम्ल और क्षारों की तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को उससे हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप लोग नहीं सोचोगे, जैसे कोई रिएक्शन कराया जाएगा उसमें पता चलेगा कि ये चीज़ें मिलकर ये चीज़ें बनाती हैं। अब बच्चों उसका तुम्हें फार्मूले नहीं पता है तो तुम लोग कैसे बनाओगे, दिक्कत मिलेगी। तो इस वजह से जो ये चीज़ें हैं इन चीज़ों को भाई याद कर डालो। जितनी चीज़ें आप लोगों को लिखाई जा रही हैं उनको साथ में याद करते चलो। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, प्रबल क्षारक तो हो गए हैं। अब आइए देख लेते हैं कि दुर्बल क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं दुर्बल क्षारक। तो अब आइए देख लेते हैं कि दुर्बल क्षारक की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। तो बच्चों उसमें एक आता है दुर्बल क्षारक की कैटेगरी में, क्या होता है, NH4OH। और बच्चों यदि कहीं पर ये चीज़ लिखी है तो अब यदि आप लोग इसका नाम नहीं जानते हैं तो बस क्या इसे आप देख रहे हो कि N लिखा है तो N से नेस्ट हो जाएगा, H से हाउस हो जाएगा, O से ऑरेंज हो जाएगा, H से हॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनके जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। यदि आप लोगों को केमिस्ट्री समझनी है तो भैया ये चीज़ें याद करनी है, ना याद करनी है तो इनको रटनी है, इनको रटो, बस सीधी सी बात। यदि आप लोग अच्छे नंबर चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को रटना पड़ेगा। तो क्या है, NH4OH को क्या कहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और यकीन मानो कि यदि आप लोगों को केमिस्ट्री
हाई स्कूल की जो पढ़ाई जा रही है, जो केमिस्ट्री आप लोगों को हम पढ़ा रही है, यदि आप लोगों को ये केमिस्ट्री समझ में आ गई, हाई स्कूल में आप लोगों ने अच्छे से कवर कर ली, इन सब चीज़ों को याद कर लिया, तो यकीन मानो कि आप लोग जैसे इंटर में पहुंचेंगे, किसी भी अध्यापक के पास आप केमिस्ट्री पढ़ना जाके, आप लोगों को केमिस्ट्री से बेहतरीन सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छी समझ में आएगी, अच्छे से सब लोग समझोगे और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन यदि ये चीज़ें तुम लोगों को याद नहीं हुई तो फिर ये मान लो कि केमिस्ट्री आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से आई, और बाउंसर के तरीके से निकल जाएगी, समझ नहीं पाओगे। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। क्या है, ये है दुर्बल क्षारक होता है NH4OH। अब भाई दोस्तों देख लेते हैं कि क्षार क्या होते हैं। जैसे ये क्षारक है वैसे क्षार भी होते हैं। तो क्षार किसे कहते हैं बच्चों? क्षारक तो हम लोगों ने देख लिया है कि क्षार क्या होते हैं, तो आइए क्षार देख लेते हैं। जल में घुलनशील दोस्तों क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ये तो दोस्तों प्रबल क्षारक थे, दुर्बल क्षारक थे। और दोस्तों क्षार किसे कहते हैं, तो कौन से होते हैं, जल में घुलनशील। एक टॉपिक है बच्चों क्या, जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाए, जल में घुलनशील। बच्चों जल में घुलनशील तो आप लोग जानते हो कौन कौन सी चीजें होती हैं। अघुलनशील क्या होती हैं, जो घुलने के बाद भी पूरी तरीके से जल में मिल ना सके वो अघुलनशील होती हैं, और जो घुलने के बाद उसी में मिल जाए वो घुलनशील होती हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। बच्चों ये बात एकदम से बिंदास है और इम्पॉर्टेंट है भाई। क्या है कि जो जल में घुल जाए, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं या जल में विलय हो जाते हैं, पूरी तरीके से जल में मिल जाते हैं, उन क्षारक को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार कहते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि जल में घुलने वाले क्षारक होते कौन कौन से हैं। तो भैया कौन कौन सा होता है, NaOH होता है। अब NaOH को आप लोगों को मान बताना है कि इसे क्या बोलते हैं। तो इसे अभी ऊपर आप लोगों को बताया गया था कि इसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके आगे आप लोग हिंदी में नाम लिखो। जैसे ये NaOH आया है, आप लोग लिखने के बाद इसको हिंदी में नाम लिखो। उसके बाद में कौन सा जल में घुलनशील होता है बच्चों, तो वो होता है KOH। क्या होता है बच्चों, KOH। इसे क्या बोलते हैं, तो भैया इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे भी आप लोग हिंदी में आगे लिखो। ऐसा नहीं बस केवल आप लोग बस केवल फार्मूले लिख रहे हैं, केवल सूत्र लिख रहे हैं, उनकी हिंदी साथ में भी लिखते चलें। तो ये दोस्तों लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद में ये लिखो आप लोग। अब आइए देख लेते हैं क्या है बच्चों। तो अब है Mg और OH का होल ट्वाइस। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, और इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी ऊपर हमने पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग भी साथ में लिखते चलें। यदि आप लोग साथ में नोट बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोने पे सुहागा है। आप लोग जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, जैसे हम लिखते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए, लिखते रहिए। यकीन मानिए कि पेपर आप लोग बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। और यदि आप लोगों ने केवल स्क्रीनशॉट लेकर या इन सब चीज़ों की तरीके से आप केवल नोट बना रहे हैं, तो यकीन मानो कि आपके केवल नोट तो अच्छे बेहतरीन बन जाएंगे, लेकिन आप लोग पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये चीज़ें समझाई कैसे गई हैं, कैसे इन सब चीज़ों का बनी है दोस्तों, इनका नाम क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को जिस तरीके से समझाया जा रहा है, उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझनी भी हैं। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं, एक लास्ट पॉइंट है इसका, और उसे बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे लवण बोलते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि लवण किसे कहते हैं। तो लवण देख लेते हैं बच्चों कि लवण क्या होता है। लवण अम्ल व क्षारक की, क्या होता है बच्चों, लवण अम्ल व क्षारक की, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से, परस्पर अभिक्रिया से, परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। वो क्या कहलाते हैं भाई, वो कहलाते हैं लवण। अब जैसे लवण कौन कौन से होते हैं, आइए इन सब चीज़ों को हम लोग सीखें। तो उन्हें क्या कहते हैं, जैसे NaCl। तो बच्चों NaCl इसे क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, यह एक लवण है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं KCl। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड।
क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पोटेशियम क्लोराइड। तो बच्चों ये जो है ये पोटेशियम क्लोराइड है। तो इस तरीके से क्या है, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करने से बनते हैं। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं, हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में तो पढ़ लिया है बच्चों। अभी आप लोगों को बताया कि जो चीज़ें खाने में कैसी होती हैं, खट्टी होती हैं, क्या कहलाती हैं? अम्ल कहलाती हैं। और जो चीज़ें खाने में कड़वी होती हैं, क्या कहलाती हैं? क्षार कहलाती हैं। तो बच्चों अब हर चीज़ को तो हम लोग खाकर चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो जहर है, तो जहर खाकर तो चेक नहीं किया जा सकता है। और जिसने भी जहर खाकर चेक किया तो भैया समझो वो टें बोल गया, वो पता ही नहीं चल पाएगा, उसको बता नहीं पाएगा कि ये अम्ल है या क्षार है। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई कोई एक ऐसी युक्ति निकाली जाए कि हम इन सभी चीज़ों को चखें भी ना, मुंह से खाएं भी ना, और हमें पता चल जाए कि ये अम्ल है या क्षार है। तो बच्चों उसी विधि को क्या बोलते हैं? उसी विधि को बोलते हैं सूचक। दोस्तों उसी विधि को क्या बोलते हैं? सूचक या संसूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसूचक। तो लिख देते हैं बच्चों कि संसूचक क्या होते हैं। तो संसूचक मतलब होता है इंडिकेटर। क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब बताने वाला, इंडिकेट करने वाला। तो इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर होते हैं बच्चों। ये क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ये बताते हैं कि ये चीज़ें कौन सी हैं। अब बच्चों कैसे हैं संसूचक? क्या होते हैं? जैसे कोई विलयन दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों? जैसे कोई विलयन दिया गया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह का पात्र है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कोई एक ये पात्र है। अब इस पात्र में मान लेते हैं ऐसे कोई विलयन भरा हुआ है, इस तरीके से ये विलयन है। तो अब इस विलयन को दोस्तों क्या करना है, हमें बताना है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो दोस्तों संसूचक क्या होते हैं? या तो इसमें डालकर, या तो इसके पास लाकर, या इनके साथ अभिक्रिया कराकर उनमें कोई ना कोई परिवर्तन कर देते हैं, यानी हमें इंडिकेट कर देते हैं, सूचना दे देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो संसूचक कहलाते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। ये काम क्या करते हैं बच्चों? किसी दिए गए विलयन में, क्या है, जैसे कोई सामने विलयन दिया गया है, किसी दिए गए विलयन में, किसी दिए गए विलयन में अम्लता या किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की स्थिति बताते हैं, स्थिति बताते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संसूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि पहले की क्रियाएं क्या थी। पहले हम लोग चीज़ों को खाकर बताते थे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अब बच्चों क्या आ गए? इंडिकेटर आ गए, संसूचक आ गए। तो उनके साथ हम परस्पर क्रिया कराते हैं और हमें चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई कौन अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि संसूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं बच्चों कि संसूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे? सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार यानी कितने प्रकार के ये होते हैं, किस तरीके से इनका काम होता है, ये भी हमें देखना है। तो क्या है बच्चों, वैसे तो क्या है, संसूचक बहुत होते हैं बच्चों। वैसे क्या है, संसूचक या सूचक यानी इंडिकेटर बहुत होते हैं, परंतु इनके सामान्य जो रूप हैं वो आप लोगों के सिलेबस में यानी कक्षा 10 के जो सिलेबस में हैं वो केवल 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? केवल 3 प्रकार के। पहला कौन सा प्रकार है? पहला है प्राकृतिक संसूचक। क्या है बच्चों? प्राकृतिक संसूचक। प्राकृतिक संसूचक। तो बच्चों प्राकृतिक संसूचक को आप लोग समझ लो, ये क्या होते हैं, ज्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं, बस केवल समझाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसूचक क्या होते हैं? वे संसूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या बच्चों? वे संसूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। क्या है? जो ऐसे संसूचक जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे में क्या है, कैसे कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक संसूचक? जैसे हल्दी है, हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक संसूचक है। चाइना रोज है, चाइना रोज, ये भी बच्चों क्या है? ये भी एक प्राकृतिक संसूचक है। वहीं पर बच्चों क्या है? लाल गोभी है। लाल गोभी आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी तो आप लोग अब सुन लो कि लाल गोभी भी होती है। ये क्या होती हैं? ये सब प्राकृतिक संसूचक होती हैं। और इनका क्या प्रयोग होता है अभी आप लोगों को बताया जाएगा कि इन सब चीजों का क्या प्रयोग होता है। और बच्चों लाल गोभी के साथ साथ एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिटमस। क्या होता है? लिटमस या लिटमस पेपर होता है। जो बच्चों ये वही लिटमस है जो अम्ल और क्षार के साथ में डालने पर अलग अलग तरह का कलर देता है। तो ये लिटमस है दोस्तों। तो लिटमस भी क्या है? ये भी प्राकृतिक संसूचक है। और ये क्या है? लिटमस कहाँ से पाया जाता है बच्चों? तो आप लोगों को केवल सुनना है और बच्चों आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है कि लिटमस जो है वो थैलोफाइटा के एक लाइचेन नाम का एक पौधा होता है दोस्तों। कौन सा होता है? लाइचेन।
इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइचेन इस तरीके से, और हिंदी में उसको कहते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में उसको कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन एक पौधा होता है, उसके रस को क्या करते हैं, एक पेपर होता है, पेपर में ऐसे ऐसे लगा देते हैं, उसमें रफ कर देते हैं पेपर के ऊपर, और उसे लिटमस पेपर बना लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। और बाजारों में दोस्तों दो प्रकार के लिटमस पेपर अवेलेबल हैं, आप लोग खरीद कर भी देख सकते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया है कि प्राकृतिक संसूचक क्या होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट। बच्चों पहला तो देख लिया है प्राकृतिक, अब आइए दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा प्रकार होता है संसूचक का। तो बच्चों दूसरा होता है संश्लेषित संसूचक। क्या होता है? संश्लेषित संसूचक। संश्लेषित संसूचक। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि संश्लेषित संसूचक क्या होते हैं, और प्राकृतिक संसूचक तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित दोस्तों क्या होते हैं, ये आप लोगों को बस केवल समझना है, आप लोग बस केवल ध्यान से सुनिए बातों को और एकदम से गौर कीजिए। ये क्या थे? ये प्रकृति से प्राप्त होते थे, यानी ऐसे संसूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अम्ल और क्षार को बताने में सहायता प्रदान करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। अब संश्लेषित क्या होते हैं? ये वे सूचक होते हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ये वो संसूचक होते हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? केवल हमें यह समझना है कि कौन कौन से होते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो प्राकृतिक हैं, ये संश्लेषित है इसका मतलब ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये होता है मेथिल ऑरेंज। क्या बोलते हैं उसे? मेथिल ऑरेंज। एक तो मिथिल ऑरेंज हो गया, दूसरा होता है दोस्तों फिनोल्फ्थलीन। फिनोल फिनोल दूसरा बच्चों होता है फिनोल पैथिलीन होता है। तो ये दो होते हैं, ये कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? इन्हें रासायनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जाता है। किसका? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन का। तो बच्चों अब इनके बारे में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे कि इन सब चीजों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों दूसरा प्रकार क्या था? संश्लेषित सूचक। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि ये जो दोनों हैं इनके उपयोग भी देख लेते हैं, किस तरीके से इनके उपयोग होते हैं। तो इनकी क्रिया किस में देखते हैं? सबसे पहले अम्ल में देखते हैं, उसके बाद में क्षार में देखेंगे। तो बच्चों मेथिल ऑरेंज को देख लेते हैं, किसके साथ में? अम्ल के साथ में। तो अम्ल प्लस मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। तो बच्चों क्या करना है, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि कोई एक ये पात्र है, इस पात्र में कोई विलयन भरा हुआ है और इस विलयन को हमें पता करना है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक ये संश्लेषित क्या है हमारे पास? संसूचक होता है, इंडिकेटर होता है। इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि ये भरा हुआ विलयन अम्ल है या क्षार है। तो उसके साथ में दोस्तों क्या करते हैं, ये जो मेथिल ऑरेंज हम लोग किसमें प्राप्त करते हैं? रासायनिक पदार्थ के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके साथ में क्रिया करा देते हैं, इसको इसके साथ में मिला देते हैं। तो मिला, जैसे अम्ल पर मिलाएंगे दोस्तों किसे? मेथिल ऑरेंज को। तो जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो बच्चों कौन सा रंग हो जाएगा? तो रंग बना देगा ये लाल रंग। कौन सा रंग बना देगा बच्चों? लाल रंग बना देगा। और यदि लाल रंग बना दे, जैसे कोई विलयन भरा हुआ है, उस विलयन में हमने क्या किया? मेथिल ऑरेंज को डाल दिया और वो अपने आप को लाल रंग में परिवर्तित कर लेता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ये दिया गया विलयन क्या है? अम्ल है। समझ गए? अब यदि हम लोग उसकी क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे ये क्षार है और प्लस मेथिल ऑरेंज है, मिथिल ऑरेंज है। तो यदि क्षार के साथ में ये क्रिया करता है, तो यदि क्षार होगा तो कौन सा कलर कर देगा? तो वो कर देगा पीला कलर। कौन सा रंग देगा? पीला रंग देगा। येलो रंग देगा तो येलो हो जाएगा। तो बच्चों क्या है, यदि कोई भरा हुआ विलयन है, उसमें हमने मेथिल ऑरेंज डाल दिया और उसका कलर कैसा हो गया? पीला कलर हो गया। उसका रंग कैसा बदल गया? पीले रंग में परिवर्तित हो गया। तो दिया गया विलयन क्या है? क्षार है। तो बच्चों देखो एकदम हमने कैसा एक संसूचक प्राप्त कर लिया है मेथिल ऑरेंज, कि जैसे हम लोग किसी पात्र में डालते हैं, यदि वो अपने आप को लाल रंग में बदल देता है तो हम लोग जान जाते हैं कि भरा हुआ विलयन क्या है भाई? ये एक अम्ल है। और यदि वो अपने आप को पीले रंग में बदल देता है तो हम जान जाते हैं भरा हुआ विलयन जो है वो क्या है? एक क्षार है।
तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया है उसी तरीके से फिनोल्फ्थलीन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यदि इसका किसके साथ में, अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे, अम्ल प्लस फिनोल्फ्थलीन इसके साथ में जब क्रिया कराएंगे तो बच्चों जब ये अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, तो ये देगा रंगहीन, यानी कोई कलर नहीं देगा। यानी यदि हम लोग किसी अम्ल में क्या करते हैं, फिनोल्फ्थलीन को मिला देते हैं तो वो क्या कर देता है, रंगहीन हो जाता है, यानी कोई भी कलर नहीं देता है। तो जब कोई भी कलर नहीं देगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये जो भरा हुआ विलयन है वो क्या है, वह एक अम्ल है। और यदि ये क्या करता है, क्षार के साथ में इसकी क्रिया करा देते हैं, क्षार प्लस फिर से वही मिला देते हैं, जब इसकी क्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो ये अपने आप को किस कलर में बदल देगा, किस कलर में अपने आप को परिवर्तित कर देगा, तो ये बना देगा पिंक। क्या बना देगा, पिंक। पिंक मीन्स गुलाबी, यानी कौन सा कलर दे देगा, ये अपने आप को पिंक कलर में बदल देगा, पिंक कलर दे देगा, गुलाबी रंग दे देगा। तो बच्चों हम लोग समझ जाएंगे कि ये दिया गया विलयन क्या है, क्षार है। तो आई होप अब बच्चों समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, उसे खा कर देखते थे, यदि वो चीज़ें खट्टी हैं तो अम्ल है, यदि कड़वी हैं तो क्षार है। अब बच्चों हमने क्या किया, संश्लेषित संसूचक में क्या किया, हमने किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा इन दोनों चीज़ों का निर्माण कर लिया, किसका, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन का। तो बच्चों जैसे इन दोनों का प्रयोग किया हमने तो हमें पता चल गया कि भरा हुआ विलयन अम्ल है या क्षार है। जब मेथिल ऑरेंज की हम क्रिया कराते हैं किससे, अम्ल के साथ, तो वो कौन सा रंग देता है, लाल रंग, तो हम समझ जाते हैं कि अम्ल है। जब दोस्तों क्या कराते हैं, क्षार के साथ में कराते हैं मेथिल ऑरेंज से, तो वह कौन सा रंग देता है, पीला रंग, तो हम समझ जाते हैं ये क्षार है। वहीं दोस्तों फिनोल्फ्थलीन देख लेते हैं, जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो रंगहीन हो जाता है, और जब क्षार के साथ में क्रिया कराते हैं तो गुलाबी यानी कि पिंक कलर देता है। तो आई होप अब बच्चे आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि अम्ल और क्षार की किस तरीके से हम लोग पहचान करते हैं। एक इसका पॉइंट और बच्चों देख लेते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट क्या है। दो पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, पहला था प्राकृतिक संसूचक, दूसरा था संश्लेषित संसूचक, और तीसरा है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, आप लोग इसका भी प्रयोग घर में दैनिक जीवन में देख सकते हैं, गंधीय संसूचक। कौन सा है, गंधीय संसूचक, गंधीय संसूचक। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि गंधीय संसूचक क्या होते हैं। केवल बच्चों आप लोगों को समझाएंगे, ज़्यादा लिखाएंगे नहीं, बस केवल उतनी ही चीज़ें लिखाएंगे जितनी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी आपको हमें केमिस्ट्री का ज्ञाता नहीं बनाना है, बस केवल इतनी चीज़ें बतानी है आप लोगों को कि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएँ, अच्छे मार्क्स ले आएँ, और आप लोग जब इंटर में पढ़ने जाएँ तो आप लोगों को केमिस्ट्री कठिन न लगे। बस केवल इतनी चीज़ें सिखानी, बाद बाकी आप लोगों को केमिस्ट्री का ज्ञाता नहीं बनाना है। तो जितनी चीज़ें बताई जा रही बच्चों वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें कोई आप लोग लापरवाही ना करें। जितनी चीज़ें समझाई जा रही हैं आप लोग ध्यान से सुने और उन चीज़ों को समझें। तो बच्चों क्या है, गंधी, गंध का मतलब क्या होता है भाई, यदि हम लोग कोई चीज़ अच्छी चीज़ सूंघते हैं तो हमें अच्छा सुगंध अनुभव होता है, और यदि कोई गंदी चीज़ सूंघ लेते हैं, आप लोग जानते हैं कई बार कई चीज़ें गंदी सूंघ चुके हैं सब कई बच्चे, तो आप लोग समझते हैं कि गंध कितने प्रकार की होती है, एक तो अच्छी होती है और एक बहुत बुरी होती है, एकदम से बता नहीं सकते हैं किस तरीके की होती है, आप लोग समझदार हैं। तो गंधी संसूचक क्या होते हैं, यानी हम जब गंध के द्वारा, क्या है बच्चों, गंध के द्वारा ये जान जाएं कि ये अम्ल है या ये क्षार है, तो वो संसूचक क्या कहलाते हैं, गंधी संसूचक कहलाते हैं, यानी अपनी गंध के द्वारा पता करा सकें। यानी क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों, क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, गंध छोड़ते हैं, और यदि हम उसमें कोई एक अम्ल डाल दें या उसमें कोई एक क्षार डाल दें तो क्या है, उनकी जो गंध है वो क्या है, बदल जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, कोई भी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गंधीय संसूचक। समझ गए, गंधीय संसूचक क्या होते हैं, यानी गंध के द्वारा अम्ल और क्षार की जानकारी प्रदान करने वाले। तो बच्चों क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक संसूचक कहते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को समझाते हैं एकदम से अच्छे से, सभी के जैसे बताए हैं, डेफिनेशन नहीं बताई, ये ज़्यादा आप लोगों को लोड नहीं दिया गया है कि आप लोग डेफिनेशन नोट करें और उसे याद करें। बच्चों केवल बस आप लोग समझो और सीखो, बस रटने वाली चीज़ ज़्यादा नहीं। बस यदि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देख लिया और ध्यान से चीज़ें सुन ली, और जो बातें हम बता रहे हैं उनको एकदम से मन से सुन लिया, एकदम से हार्ड खोल के, तो ये मान लो कि एकदम आप लोगों को याद नहीं करनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाओगे। और भैया यदि आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर तो आप लोग तो जानते हो
कि एकदम से जैसे हनुमान चालीसा रटना पड़ता है वैसे रटो, फिर क्या करोगे। तो गंधी संसूचक क्या होते हैं, जैसे होता है बच्चों प्याज, क्या होता है प्याज। तो अब प्याज तो सब लोग जानते होंगे, सब लोगों के घर में भी होगा भाई प्याज, और प्याज खाए भी हो सलाद के रूप में। किसमें खाए हो, सलाद के रूप में खाए हो। अब प्याज में हम लोग क्या करते हैं, यदि अम्ल मिला दें, क्या मिला दें, अम्ल। और बच्चों अम्ल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा अम्ल क्या होता है। भाई अम्ल वही होता है जिसका स्वाद कैसा होता है, एकदम से इमली वाला खट्टा स्वाद होता है, समझ गए। तो अम्ल क्या होता है, जैसे नींबू का रस, नींबू का रस, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अम्ल। तो अम्ल मिलाने पर क्या है, किसी प्याज में यदि हम अम्ल मिला देते हैं तो बच्चों प्याज में क्या है, एक गंध आती है। प्याज क्या करती है, एक गंध होती है प्याज में, एक स्मेल होती है। वो स्मेल को क्या करता है, अम्ल क्या करता है, बढ़ा देता है। उस गंध को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी गंध को आगे बढ़ा देगा। यानी ये जो गंध है ये अपर लेवल में पहुंच जाएगी, यानी इस तरीके से ये बढ़ जाएगी। तो यदि प्याज में दोस्तों क्या है, प्याज में क्या है, गंध होती है। यदि हम उसमें नींबू का रस डाल दें, आप लोग घर में जाकर चेक करना, प्रयोग करना, प्याज लेना, उसे काटना और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ देना, फिर देखना कि प्याज की जो महक है वह बहुत दूर तक जाएगी, प्याज की महक जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब बच्चों आप लोग समझ गए कि गंधी संसूचक क्या होते हैं। जब ये अम्ल के संपर्क में आते हैं, गंधी संसूचक क्या होते हैं, जब ये अम्ल के संपर्क में आते हैं तो इनकी गंध बढ़ जाती है। क्या होता है, जब ये अम्ल के संपर्क में आते हैं तो इनकी गंध बढ़ जाती है। और जब ये क्षार के संपर्क में आते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, क्षार के संपर्क में आते हैं, तो इनकी गंध कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है, कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी नो स्मेल हो जाती है। इस टाइप का होता है बच्चों। तो प्याज तो सबके यहाँ होगा, यदि हम उसमें क्या करें, नींबू का रस डाल दें तो उसकी गंध क्या होगी, अपर लेवल की हो जाएगी। और यदि हम क्या करें उसमें दोस्तों, क्षार क्या होते हैं, जैसे मिर्चा, मिर्चा क्या होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो मिर्च यदि हम लोग पीस कर और प्याज में डाल दें तो क्या है, प्याज की जो गंध है वो एकदम से डर कर भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी, क्योंकि कड़वी चीज़ से दुनिया डरती है बच्चों। तो अब यही आप लोग इसी तरीके से समझ लो कि जब क्या है, प्याज में हम लोग नींबू का रस डाल देते हैं तो उसकी गंध और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब प्याज में क्या करते हैं, क्षार डाल देते हैं तो क्या होता है, उसकी गंध समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल समझिए क्या है, गंधी संसूचक जब अम्ल के संपर्क में आते हैं, समझ रहे हो ना बातें क्या बताई जा रही हैं। गंधी संसूचक या वे पदार्थ या वो वस्तुएं या वे चीजें जब किसी अम्ल के संपर्क में आती हैं तो उनकी गंध और बढ़ जाती है, उनकी गंध और बढ़ जाती है। तथा जब किसी क्षार के संपर्क में आती हैं तो उनकी गंध समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो इस प्रकार के संसूचक को क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं गंधीय संसूचक। आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि गंधी संसूचक क्या होते हैं। और प्याज का जो आप लोगों को हमने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल एकदम से घर में प्रयोग भी कर सकते हैं इसका। सब लोगों के घर में प्याज होगी, सब लोगों के घर में नींबू होगा और सब लोगों के घर में हरी मिर्च होगी। तो बच्चों क्या करेंगे, प्याज काट कर नींबू का रस डालेंगे, प्याज की दुर्गंध और बढ़ जाएगी। और प्याज काट कर हरा मिर्च पीस कर उसका घोल बनाकर उसमें डाल देंगे तो उसकी जो गंध है वो एकदम से समाप्त हो जाएगी। ये लोग आप लोग कर कर भी देख सकते हैं और सभी बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल डू इट। क्या है बच्चों, डू इट, इसे आप लोग करके देखना, इसमें कोई हानि नहीं है। बस केवल आप लोगों के जब हाथ में दोस्तों क्या है, मिर्च जब पीसेंगे तो आप लोगों के हाथ में लग सकती है, उससे थोड़ा बहुत आप लोगों को हल्की सी जलन हो सकती है। और किसी प्रयोग को करने के लिए इतनी चीज़ें तो आप लोग बर्दाश्त कर लोगे। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके के संसूचक होते हैं, किस तरीके के इंडिकेटर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि भरा हुआ विलेन अम्ल है या क्षार है। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा था कि अम्ल और क्षार को हम लोग क्या करते थे, खाकर उसका स्वाद लेकर जानते थे। अब हमने क्या सीख लिया, वैज्ञानिक टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख गए। संसूचक आए, कुछ संसूचक हमने प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त किए, कुछ हमने उनको लैब में बनाया, रसायन विज्ञान की लैब में उनको तैयार किया गया रासायनिक पदार्थों के द्वारा। और कुछ जो प्रकृति थे, प्राकृतिक संसूचक थे जो गंधी संसूचक कहलाए, जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध को बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने बच्चों आज काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आइए इसका अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि अम्ल तथा क्षार की किस तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अम्ल तथा
अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत मजा आने वाला है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल बोझ नहीं लगने देंगे। इतने आसान और सरल स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोग केमिस्ट्री को एकदम से मैथ की तरीके से समझोगे, कि जैसे मैथ हम लोगों लगाते हैं सवाल, उसी तरीके से आप लोग केमिस्ट्री समझेंगे। बहुत ही इजी स्टेप होते हैं बच्चों, केवल हमें बस कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, और केमिस्ट्री को कभी केमिस्ट्री समझकर नहीं पढ़ना है, हमें इसे मैथमेटिक्स समझकर पढ़ाई करनी है। तो समझते हैं बच्चों, अम्ल तथा क्षार की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भैया। तो अब आइए देखते हैं अम्ल क्षार होते क्या और किस तरीके से मिलते हैं, क्या बनाते हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए। तो अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, धातु से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल एवं क्षारक क्या करते हैं, धातु से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, धातु से अभिक्रिया करते हैं, और धातु से अभिक्रिया करने के बाद क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। धातु से अभिक्रिया करने के बाद क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इतना काम करते हैं बच्चों। यानी अम्ल या क्षार क्या करते हैं, किसी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो उसके उपरांत क्या बनेगा, लवण बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि किस तरीके की अभिक्रिया होती है। तो बच्चों अभिक्रिया नंबर 1 स्टार पॉइंट 1, आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये धातु से अभिक्रिया करते हैं। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो बच्चों अम्ल क्या है, अम्ल है HCl। बच्चों अम्ल क्या है, HCl, और प्लस इसने क्रिया किससे कर दी, तो इसने क्रिया कर दी Zn यानी जिंक से। तो बच्चों अब इनके नाम तो आप लोगों को हमने बता ही दिया है। ये HCl क्या है, कोई बच्चा बताए HCl किसे कहते हैं, पीछे आप लोग पढ़ चुके हो। ये क्या है, तो बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे आप लोग लिखते भी चलिएगा ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएं। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये बच्चों क्या है, जिंक है, इसको जस्ता भी बोलते हैं, जिंक है। अब ये क्रिया कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है ये भाई क्रिया कर रहा है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि क्रिया करने पर क्या होता है, एक फार्मूला आप लोगों को समझाया था कि यदि यहाँ पर कोई चीज़ें, यहाँ पर दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो बच्चों हमने आप लोगों को बताया था कि यदि यहाँ पर A प्लस B और प्लस यहाँ पर बच्चों क्या है, C है, तो ये क्या करता है, ये बच्चों क्या करता है, ये यहाँ से क्या निकलता है, A, ये अलग हो जाता है, ये B जो है ये C के साथ में मिलता है दोस्तों। क्या करता है, ये C के साथ में मिलेगा, तो ये यहाँ से होकर अलग हो जाएगा, और ये जाकर यहाँ से इसके साथ में मिल जाएगा, C के साथ में मिल जाएगा। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है Zn। बच्चों क्या है, Zn है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, B है। तो A B C है, तो C दोस्तों यहाँ पर है, तो पहले C लिखेंगे, उसके बाद में B लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, Zn, क्या आ जाएगा, Zn, और ये क्या है, Cl, तो यहाँ पर लिख लेंगे Cl। तो ये क्या बन गया बच्चों, ZnCl, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये बन गया ZnCl2। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो ये है लवण। इसे क्या बोलते हैं, ये है लवण। और इसे बोलते क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं जिंक क्लोराइड। क्या है ये, जिंक क्लोराइड। तो यहाँ लिख भी लेते हैं हम लोग साथ में। ये आप लोगों की बेहतरी के लिए हम सारे पॉइंट लिख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड। बहुत ही अच्छे से और ध्यान से सभी चीज़ें लिखते चलो और समझते चलो। जिंक क्लोराइड बन गया बच्चों। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया था बच्चों, यदि हम अम्ल की क्रिया कराते हैं धातु से तो ये अम्ल है बच्चों। ये क्या है, अम्ल है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो है बच्चों ये अम्ल है, और ये जो है ये धातु है, और यहाँ से बनने वाला ये क्या है, ये लवण है। और बच्चों ये क्या कह रहा था कि लवण के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन भी बनाता है। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन H बन गई। अब हाइड्रोजन अकेले तो होता नहीं है, तो क्या हो गया, H2 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर H2 हो गया। अब ये हमारी अभिक्रिया बन गई, यानी जब हमने किसी अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दी, धातु से, तो क्या बन गया, लवण बन गया ZnCl2, और क्या बन गया, गैस बन गई। कौन सी गैस बनी, ये हाइड्रोजन गैस बन गई बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस भी बना दी। और गैस का दोस्तों ये सिंबल होता है कि ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गई, इसे ऊपर की ओर दर्शा दिया।
अब फ्रेंड्स हमें एक चीज़ सीखनी है, क्या सीखनी है कि क्या यह हमारा समीकरण बैलेंसिंग में है या नहीं है। आप लोगों को हमने पढ़ाया भी है पहले चैप्टर में कि समीकरणों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 1 है, तो इसे 2 बनाएंगे, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन में 2 का गुणा कर दिया। बच्चों हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, Cl2 2 है, Cl2 2 है, 2 से गुणा होगा, ये Cl2 भी 2 हो जाएगा, Zn 1 है, Zn 1 है, समीकरण हमारा संतुलित है, कहानी खत्म। बस इतनी चीज़ें हमें देखनी थी कि समीकरण यदि हमारा संतुलित हो गया तो भैया हमने सीख लिया कि किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। अब आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, यदि हम लोग क्रिया कराएं किसकी, स्टार पॉइंट 2 की। दोस्तों स्टार पॉइंट 2 नंबर है H2SO4। बच्चों क्या है ये, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप लोगों को सारी चीज़ें हमने लिखा दी हैं, आप लोग बिल्कुल गद्दारी नहीं करेंगे, याद करेंगे सब चीज़ें। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, Zn से करा देते हैं, यानी उसी से, जिंक से। तो बच्चों जैसे ही जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Zn इसके साथ में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। क्या बना देगा बच्चों, ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा ये बना देगा बच्चों जिंक सल्फेट। तो इसने क्या किया बच्चों, इसने बना दिया जिंक सल्फेट बना दिया, और इसी के साथ में क्या हुआ, इसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनी। तो अब आइए देख लेते हैं कि क्या है अभिक्रिया। ये दोस्तों जिंक है, जिंक है। अब देख लेते हैं क्या यह अभिक्रिया संतुलित है। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, Zn 1 है, Zn 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बिल्कुल बराबर है। अभिक्रिया कैसी है, संतुलन की अवस्था में है बच्चों। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है बच्चों, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग साथ में लिखते भी चलें। ये बच्चों क्या है, हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर की ओर निकलेगी, तो लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों इस तरीके से हमने सीख लिया कि यदि कोई अम्ल किसी धातु के साथ में क्रिया करता है, बच्चों क्या है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ में क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। बच्चों ये क्या है, लवण है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, धातु है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया में यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी। तो बच्चों ये हाइड्रोजन गैस हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। तो दोस्तों इसके लिए आइए हम समझ लेते हैं, यहाँ पर एक हम लोग इस तरीके का एक टेस्ट ट्यूब रखते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर इस तरीके का कोई विलयन भरा हुआ है, इस तरीके का कोई विलयन यहाँ पर भरा होता है बच्चों। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या भरा है, ये जो रेड कलर का है बच्चों, ये रेड कलर का है HCl। ये क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, ये HCl है। अब इसमें क्या करते हैं, एक Zn का टुकड़ा डाल देते हैं। बच्चों क्या करते हैं, इसमें एक Zn का टुकड़ा ऐसे डाल देते हैं। तो जैसे Zn का टुकड़ा डालते हैं तो यहाँ पर ये टुकड़ा आ जाता है इस तरीके से, यहाँ पर ये Zn का टुकड़ा आ जाता है बच्चों। तो अब ये क्या करता है, Zn का यहाँ पर ये टुकड़ा इस तरीके से आ जाता है Zn। और बच्चों ये क्या है, Zn जो है ये सॉलिड है, यानी ठोस है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो बच्चों यहाँ से क्या है, यहाँ से गैस इस तरीके से निकलती है ये, और बच्चों ये होती है हाइड्रोजन गैस। कैसी होती है, हाइड्रोजन गैस। इसकी पहचान क्या है कि यह निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। तो बच्चों इसकी पहचान के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि इसकी पहचान ये है कि यदि हम लोग इसके पास एक जलती हुई माचिस लेकर जाएं, बच्चों क्या है, इसके पास हम लोग एक जलती हुई माचिस लेकर जाएं, ये जलती हुई माचिस हम लोग इसके पास लेकर जाते हैं, तो यह माचिस एकदम से क्या है, पॉप साउंड में जलती है। यानी जैसे ही माचिस इसके पास लेकर जाएंगे तो इससे निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी, एकदम से पॉक के तरीके से आवाज़ करेगी, और एकदम से फट से एकदम से जल जाएगी। यानी कौन सी आवाज़ करती है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाइड्रोजन गैस, नोट में लिख लेते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ, किस साउंड के साथ बच्चों, पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ जलती है, जलती है। यानी जैसे ही हम इस परख नली के पास में
जब ये अभिक्रिया हो रही होती है, इसके पास एक जलती हुई माचिस लेकर जाएंगे, तो जैसे माचिस इसके संपर्क में जाएगी, एकदम से इसे फट से ऐसे होगी और एकदम से जल पड़ेगी। तो हम लोग समझ जाएंगे कि निकलने वाली गैस कौन सी है, निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस ही है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, यदि किसी दोस्तों क्या है, क्षार की किसी धातु से क्रिया करा देते हैं तब क्या होता है बच्चों। किसी क्षार की किसी क्षार की किसी क्षार की धातु से क्रिया कराने पर धातु से क्रिया कराने पर तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि जब कोई क्षार किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो बच्चों क्या है, क्षार एक लेंगे और ये क्षार क्या है, तो बच्चों ये क्षार है NaOH। आप लोग नाम भी जानते होंगे, आप लोगों को लिखाया भी है और कहा था कि इन सब चीज़ों को आप लोग याद करना है आप लोगों को। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये आप लोगों को रटना है भाई, इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी किसी भी बच्चे की, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को याद हर हाल में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप लोग याद नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है सभी बच्चों को। तो ये NaOH है, ये क्या है बच्चों, ये एक क्षार है। तो ये क्या है बच्चों, यह एक क्षार है। तो अब इस क्षार की हम लोग क्रिया किससे करा रहे हैं भैया, तो इसकी करा रहे हैं हम लोग किसी धातु से, यानी प्लस में धातु कौन सी ले लेते हैं, धातु ले लेते हैं जिंक। कौन सी ले लेते हैं बच्चों, जिंक। तो ये धातु है जिंक और ये कौन सी अवस्था में है बच्चों, ये है ठोस अवस्था में। तो अब आइए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ अवस्थाओं के बारे में लिख लेते हैं ताकि हर बार हम लोगों को हिंदी ना लिखना पड़े। बच्चों यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं S, यदि हम लोग ऐसे S लिख लेते हैं तो S का मतलब होगा दोस्तों, S को हम लोग मानेंगे कि सॉलिड है, इसे हम लोग कहेंगे ठोस। क्या कहेंगे, ठोस है। और दोस्तों यदि यहाँ कहीं पर लिखा हो A और Q, तो दोस्तों A और Q का मतलब क्या है कि ये जल में घुला हुआ है। क्या है बच्चों, ये जल में विलेय है, जल में घुला है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्विड, यानी ये जल में घुला है। वहीं बच्चों ये क्या है, इसे बोलेंगे लिक्विड। ये क्या है, द्रव है, यानी द्रव अवस्था में है। वहीं बच्चों यदि यहाँ पर इस तरीके से जी बन जाएगी तो क्या है, गैस अवस्था में है। तो इस तरीके से अब आप लोगों को हम हिंदी में नहीं बताएंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से साइन रखेंगे और आप लोग समझ जाएंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं। तो बच्चों क्या है, जब इनकी हम लोग आपस में क्रिया करा देते हैं, ये एक क्षार है और यह एक क्या है, तो बच्चों यह एक धातु है। तो धातु और जब क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो बच्चों हम लोग क्रिया करा रहे हैं NaOH प्लस Zn। तो बच्चों बनने के फलस्वरूप क्या है, हमें बताया गया था यदि किसी अम्ल और क्षार की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो क्या है बच्चों, कोई लवण बनता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बच्चों देख लेते हैं कि लवण क्या बन रहा है यहाँ पर। तो लवण बच्चों यहाँ पर बन रहा है Na2 ZnO2 प्लस H2, ये बन रहा है बच्चों। और H2 क्या है, गैस है, तो इसे इस तरीके से ऊपर की ओर दर्शा देंगे कि गैस है तो ऊपर की ओर निकल जाएगी। और बच्चों ये जो है, ये क्या है, AQ लिखेंगे, यानी ये क्या है, जल में घुला हुआ है। ये क्या है बच्चों, ये सॉलिड है, S है। ये भी बच्चों क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। क्या है ये, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी बच्चों, जिनसे प्राण बचने वाले हैं नहीं। तो ये सोडियम जिंकेट है और बच्चों ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, गैस है, तो यहाँ पर जी बना देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब हम किसी क्षार की क्रिया किससे कराते हैं, किसी धातु से कराते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस किस तरीके से जलती है, पॉप साउंड में जलती है। जैसे उसे किसी जलती हुई परख नली के पास में ले जाएंगे जिसमें क्रिया हो रही है, तो एकदम से जलती हुई माचिस क्या होती है, पॉप साउंड में एकदम से फट से जल जाती है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि अम्ल की किसके साथ अब क्रिया कराएंगे बच्चों। अम्ल की धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब कोई अभिक्रिया होगी तो वहां पर बनने वाली चीजें किस तरीके की होंगी। तो फ्रेंड्स पहले तो हम लोग देख लेते हैं कार्बोनेट क्या होता है और उसके बाद में देख लेते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है देख लेते हैं कि कार्बोनेट क्या होते हैं। तो आप लोग लिखते भी चलिए साथ में कार्बोनेट के लिए। तो बच्चों कार्बोनेट किसे कहते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 को। किसे बोलते हैं, CO3 यदि है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनेट कहेंगे। वहीं दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा, HCO3 ये बन जाएगा भाई। तो बच्चों अब यहां पर क्या होता है, जब क्रिया होती है तो उससे बनता क्या है, तो बच्चों क्या है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इनसे जब क्रिया होती है यानी अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब क्रिया होती है तो क्या होता है, अम्ल या लवण बनता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, क्रिया करके लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इतनी चीजें बनती हैं बच्चों जब ये किससे क्या करता है, क्रिया करता है। तो अब आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से चीजें बनती हैं। तो बच्चों यहां पर क्या लेंगे हम लोग, Na2CO3। बच्चों ये क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अब इसकी क्रिया कराते हैं हम लोग, किससे क्रिया कराएंगे दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या लिखेंगे, HCl। तो बच्चों ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग साथ में लिखते चलिए, ये केवल आप लोगों की भलाई के लिए ही हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि ये चीज़ें बन रही हैं तो ये चीज़ें हैं क्या, और इनके उपरांत अभिक्रिया करने के बाद क्या चीज़ें बनती हैं। नहीं तो दोस्तों क्या है, बुक में तो केवल ऊपर दोस्तों केवल इक्वेशन लिखा होता है, किसी किसी में ये चीज़ें नीचे लिख देते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या है, Na है, Na2 है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, Cl है। तो क्या करेंगे, अब ये A है और ये B है, ये C है और ये D है। तो बच्चों वही वाला फार्मूला लगेगा, AD। कौन सा फार्मूला लगे बच्चों, यदि ये A है, ये B है, बच्चों ये C है और ये D है, तो फार्मूला क्या बनता था, AD। तो बच्चों AD वाला फार्मूला क्या आ जाएगा, यानी A में क्या है, Na है, तो क्या आ जाएगा Na। और बच्चों यहाँ पर क्या है, Cl है, तो क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। अब बच्चों प्लस उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल बने। तो जल के लिए क्या है बच्चों, एक ये H है, अब यहाँ पर दूसरा तो कोई H है नहीं, तो यहाँ पर एक H रखेंगे। और इस H के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग 2 लगाएंगे, क्योंकि जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो H 2 कर दिए, और बच्चों ये O एक यहाँ से निकाल लिया, इसके पास 3 O थे, एक यहाँ से रख लिया। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर केवल C बचा और O2 के 2 बचे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CO2। तो यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर बच्चों क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये जल बन गया। अब बच्चों हमें एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर Na सोडियम कितने थे, 2 थे, यहाँ पर बच्चों क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 2 बना देंगे, तो सोडियम 2 हो गया। अब फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, चीज़ें बराबर हो जाएंगी और अब क्रिया कैसी हो जाएगी, संतुलित अब क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें बन जाती हैं। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया एक लवण, और ये लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये जो लवण है बच्चों ये क्या है, सोडियम क्लोराइड बन गया। बच्चों ये क्या है, ये है जल, लिक्विड है। और बच्चों ये क्या है, ये है गैस, और अगर गैस है तो ये ऊपर की ओर जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें एक देखना है कि यहाँ पर ये, उसमें दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती थी, इसमें कौन सी निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। तो अभी CO2 के लिए समझ लेते हैं कि ये CO2 की क्या कारण है दोस्तों। तो बच्चों क्या है, उसमें हाइड्रोजन गैस जब हम उसके पास लेकर जाते थे
क्या है, जहाँ से परख नली होती थी हाइड्रोजन गैस निकलती थी, उसके पास एक जलती हुई क्या लेकर जाते थे, माचिस की तीली। तो जैसे माचिस की तीली पास में जलती हुई लेकर जाते थे वो एकदम पॉप साउंड में जलने लगती थी। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं CO2 गैस कैसे जलती है। जैसे मान लेते हैं कोई पात्र है, ये इस तरीके से बच्चों, कोई ये पात्र बना है ऐसे, और इस पात्र में इस तरीके से विलयन भरा हुआ है। अब यहाँ से इस तरीके से ऐसे गैस निकल रही है बच्चों, गैस कौन सी है, CO2। अब इसके पास हम लोग एक माचिस, जलती हुई माचिस की तीली ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये जैसे इसके पास जाएगी, जैसे इससे संपर्क करेगी, क्या होगा, एकदम से बंद हो जाएगी। क्या है, एकदम से बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी दोस्तों, क्या है, बुझ जाएगी। तो लिखेंगे नोट में कि CO2 गैस जलती हुई माचिस को, जलती हुई माचिस को बुझा देता है, बुझा देता है। CO2 क्या करता है बच्चों, जलती हुई माचिस को क्या करता है भैया, ठंडा कर देगा, उसे बुझा देगा, एकदम से बंद कर देगा, ये काम होता है। अब हमें दो चीजें पता चल गई बच्चों। यदि हम लोग क्या करते थे, यदि हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके पास जलती हुई माचिस लेकर जाते हैं तो क्या है, वो एकदम पॉप साउंड में जलती है, तो जान जाएंगे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और यदि उसके पास लेकर जाएंगे जलती हुई माचिस और यदि वो बंद हो जाए, ठंडी हो जाए, तो हम लोग जान जाएंगे कौन सी गैस निकल रही है भैया, उसके पास से CO2 गैस निकल रही है। अब इससे ज़्यादा आसान तरीका तो आप लोगों को नहीं कहीं पता होगा कि किस तरीके से हम लोगों को पहचान मिल जाए कि वो चीज़ें कौन सी हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं एक और इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो एक और क्रिया करा देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, NaHCO3 प्लस। बच्चों ये क्या है, अभी बताया आप लोगों को हमने, इसे क्या हमने माना था, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम है, तो इसे क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट है। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, HCl से। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब लग आप लोगों को ये याद नहीं हो जाएंगे, जब तक हम लिखना बंद नहीं करेंगे, और जब तक लिखना हम बंद ना करें तब तक बच्चों आप लोग भी लिखना बंद नहीं करोगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब तक याद ना हो तब तक लिखना बंद नहीं करेंगे। जितने भी रिएक्शन करेंगे साथ में नीचे जरूर लिखते चले जाएंगे ताकि चीज़ें हमें याद हो जाएं। अब दोस्तों जब इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा भाई, अब हम लोग जानते हैं Na है, A है, तो ये वाला इससे क्या करेगा, D इससे निकाल लेगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से क्या निकालेगा बच्चों, यहाँ से Na निकालेगा इस तरीके से A, और ये Cl यहाँ से मिला लेगा तो हो जाएगा NaCl। अब यहाँ पर ये क्या बन गया बच्चों, ये लवण बन गया, और ये लवण कौन सा है, इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। बहुत सही, बिल्कुल सही पहचाने, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है बच्चों सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसने बना दिया। उसके बाद में क्या कह रहा था, कह रहा था कि साथ में जल बनाता है। क्या बनाता है साथ में, यानी लवण प्लस जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखना कि जल कहाँ से मिलेगा, तो एक तो H ये है, दूसरा H ये है, यानी H2 है तो H2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से एक O चुरा लेंगे, इसके पास 3 है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ मिला देंगे तो ये जल बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों, ये जल बन गया, यानी L बन गया, लिक्विड हो गया। अब बच्चों प्लस में क्या बचा, अब यहाँ पर C बचा और O2 बचा, तो इसके पास क्या बचा, CO2। और बच्चों ये क्या है, ये गैस है, तो ऊपर की ओर निकल जाएगी और यहाँ पर G लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये दी गई क्या है, यह गैस है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अभिक्रियाओं को करना है और किस तरीके से अभिक्रियाओं को लिखना है। जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई बच्चों, हमने कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं बताई है कि आप लोगों को सारी चीज़ें रटनी पड़े। बस हमें कुछ फार्मूले रटने हैं, कुछ सूत्र रटने हैं, उन्हीं सूत्रों के द्वारा हम ये सारे रिएक्शन अपने आप से कर सकते हैं। आप लोगों को तरीका भी बताया गया है कि ये वाला बच्चों पॉइंट क्या है, जैसे कि हम लोग जानते थे और पीछे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किए थे कि बच्चों यहाँ पर दिया गया है NaHCO3 प्लस HCl, इसकी हम लोग क्रिया कर रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, इसे A मान लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है, B हो गया। ये क्या है बच्चों, ये कार्बन है और इसी के साथ में जुड़ा है तो कार्बोनेट हो जाएगा। तो बच्चों इसे क्या हम बोलेंगे, C बोलेंगे। अब दोस्तों ये हाइड्रोजन अलग है,
तो ये डी हो जाएगा, और बच्चों ये है तो ये ई हो जाएगा। अब हमने बताया था कि यहाँ का जो पहला होता है ये इसके लास्ट वाले से क्रिया करता है, तो क्या बन जाएगा, ए ई के साथ में बन जाएगा। तो जो ए ई के साथ में बनेगा तो बच्चों ए ई की जगह क्या आ जाएगा, NaCl। अब बच्चों प्लस में क्या कह रहा था, कह रहा था कि जल बनना चाहिए, तो बच्चों जल में क्या है, बी है, और यहाँ पर डी बनेगा, बी डी बन जाएगा, तो दोस्तों ये दो बन जाएंगे, यानी बी डी मिल जाएगा। तो बच्चों बी डी के साथ में क्या है, एक ये H है, एक ये H है, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर H2, और ये एक O यहाँ से निकाल लेंगे तो H2O, ये बच्चों क्या है, ये जल का फार्मूला होता है, तो यहाँ जल बन जाएगा। और प्लस में क्या बचेगा, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, बचे 2 ऑक्सीजन, तो बचेगा यहाँ पर CO2, तो गैस के रूप में इस तरीके से बन जाएगा। तो बच्चों हमें केवल चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसका फार्मूला क्या होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के लिए हमें क्या निकालना होगा, NaCl। जल यदि बनेगा तो हमें यहाँ पर क्या लाना होगा, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगी तो हमें क्या लाना होगा, CO2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब हम लोग सभी अपक्रियाओं को कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीका हो जाता है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। बच्चों आज हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि अम्ल और क्षार की किस तरीके से धातु और अधातुओं के साथ में क्रियाएं होती हैं, उनसे कौन कौन से तत्व बनते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई है, इस वजह से आप लोग अच्छे से नोट बनाइए और इन सब चीज़ों को मेमोराइज करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।